Hi everyone. The topic of this concept video is solving problem in mechanics. I am Shriya Sharma, undergraduate IIT-Delhi. The chapter we are going to study today is laws of motion, class 11 physics. How to solve problems in mechanics. There are a lot of different types of problem in mechanics. तो हमने जनरल स्ट्रैटेजी तो बना नहीं सकते प्रॉब्लम्स के लिए, बट हम कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट कर सकते हैं जो कि हर एक प्रॉब्लम में एप्लीकेबल होते हैं मैकेनिक्स में, और उन पॉइंट्स को हम ध्यान रख के हमेशा मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करें तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. First is, a typical problem in mechanics includes an assembly of bodies under different forces which they apply on each other. मैकेनिक्स में जनरली जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें असेंबली ऑफ बॉडीज को हमें स्टडी करना होता है. मतलब अकेली बॉडी और उस पर फोर्सेस लगा के हमें उनको स्टडी नहीं करना. जनरली असेंबली ऑफ बॉडीज होगा और वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होंगे, या तो एक्सटर्नल फोर्सेस उन पे लग रही होगी और हमें उनको स्टडी करना होता है. उनसे हमें कुछ चीजें सॉल्व करनी होती हैं. Each body in assembly experiences force of gravity. Always consider gravity while solving problems in mechanics, unless it is stated explicitly not to consider gravity. Every body experiences gravity, तो हमें G को हमेशा by default मानना ही है हर प्रॉब्लम में. कभी कभार ऐसा लिखा हुआ दिया जाता है हमें प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली कि डोंट कंसिडर ग्रेविटी, उस टाइम हमें जी को नहीं मानना, बट अदरवाइज हर टाइम हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कंसिडर करना है प्रॉब्लम में. We can choose any part of the assembly and apply the laws of motion to that part, provided we include all the forces on the chosen part due to remaining parts of the assembly. हम कोई भी एक पार्ट चूज कर लें असेंबली का और हम उस पर लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. दो कंडीशंस होती हैं, एक जो पार्ट है वो असेंबली के अंदर होना चाहिए, और दूसरा कि जब भी हम उस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम बाकी जो पूरी असेंबली है उस पार्ट को छोड़कर वो क्या इफेक्ट ला रही है उस पार्ट पे, हमें उसको ध्यान देना है. मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस अब जो होंगी इस केस में वो बाकी पार्ट्स ऑफ असेंबली से कंसीडर की जाएंगी. We can choose any part of assembly system and all the other parts can be considered as surroundings to the system. हम अगर कोई भी एक पार्ट ऑफ असेंबली को सिस्टम कंसिडर करते हैं तो बाकी सारे पार्ट्स उसके एज सराउंडिंग्स कंसिडर होते हैं. फ्लो स्टेप्स ऑन हाउ टू सॉल्व अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम. अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टेप वाइज फॉलो करें तो हमारे मैकेनिक्स प्रॉब्लम जनरली सॉल्व हो जाएंगे आसानी से. वो पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट, draw a diagram showing schematically the various parts of assembly of bodies, the links, supports, etc. पहले हमें एक डायग्राम बनानी है जो सब कुछ दिखा रही है एक बॉडी का, एक असेंबली का, उसकी बॉडीज, लिंक्स, सपोर्ट्स, वायर्स एंड स्प्रिंग्स, सब कुछ उस डायग्राम में दिखे. दूसरा, चूज अ कन्वीनियंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम. अब हमें पता है हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम एक कन्वीनियंट पार्ट चूज कर ले असेंबली का as a system, or rest of the assembly will work as surroundings now. Draw a separate diagram which shows the system and all the forces on the system by the remaining parts of assembly. अब एक अलग से डायग्राम बनाओ उस सिस्टम को जो हमने कंसिडर किया असेंबली में छोटा सा, और उस पे फोर्सेस जो बाकी असेंबली लगा रही है वो भी कंसिडर करें. इंक्लूड ऑल्सो द फोर्सेस ऑन सिस्टम बाय अदर एजेंसीज. अगर असेंबली के बाकी पार्ट्स के अलावा कोई और फोर्स भी बाहर से लग रही है तो वो भी फोर्स इंक्लूड कर रही है. Do not include the forces on the environment by the system. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फोर्स सिस्टम एनवायरनमेंट पे लगा रहा है वो फोर्सेस इंक्लूड नहीं करनी, हमने सिर्फ वही फोर्सेस इंक्लूड करनी है जो सिस्टम पे लग रही हैं, जो एनवायरनमेंट लगा रहे हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ असेंबली लगा रहे हैं. अ डायग्राम ऑफ दिस टाइप इज नोन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम. अब जो ये डायग्राम जो बनेगी अब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं. वो डायग्राम जिससे हमें पता लगता है कि एक ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं. Note this does not imply that the system under consideration is without a net force. हम अभी सिर्फ फोर्सेस दिखाई हैं, हमें कुछ नहीं पता कि उसका मोशन क्या हो रहा है, उस पे फोर्सेस क्या उसकी एक्सेलरेशन क्या है. In a free body diagram include information about forces, their magnitudes and direction that are either given or you are sure of. Direction of tension in a string is along its length. The rest should be treated as unknowns to be determined using laws of motion. फ्री बॉडी डायग्राम में बाकी जितने भी फोर्सेस आपको पता है, जैसे ग्रेविटी हमेशा लगती है और बाकी जो फोर्सेस हैं जो हमें पता है, जैसे टेंशन है स्ट्रिंग्स में, स्प्रिंग फोर्स है स्प्रिंग्स में, हमें पता है ये तो होंगी ही सिस्टम में, तो उन सबको हम
फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा देते हैं, और बाकी जो अननोन फोर्सेस होती हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं बाद में कैलकुलेशन से, लॉज ऑफ मोशन से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स होती है वो हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगती है। Fifth, if necessary, follow the same procedure for another choice of system. In doing so, employ Newton's third law. That is, if there is a free body diagram of A, the force on A due to B is shown as F. And in the free body diagram of B, the force on B due to A should be shown as minus F. अब मान लीजिए आपके पास चार अननोन्स हैं, मान लीजिए आपके पास चार अननोन्स हैं, और आपके पास तीन ही इक्वेशंस थी। चार अननोन्स को सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशंस तो चाहिए, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन किसी और चीज की एफबीडी बनाने से मिल सकती है, तो हम उसी असेंबली में कोई और सिस्टम ढूंढेंगे जिसके हम एफबीडी अब बनाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, जब आप उसकी किसी एक सिस्टम में एक असेंबली में आपने किसी एक सिस्टम की एफबीडी बना दी और आप किसी दूसरे सिस्टम की एफबीडी बनाना शुरू कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट सिस्टम ए था और सेकंड सिस्टम बी था, अगर फर्स्ट सिस्टम ने सेकंड सिस्टम पे कुछ एक फोर्स लगाई थी एफ, तो सेकंड सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम में एक फोर्स लगा रहा होगा माइनस एफ। तो वो ध्यान रखें जब आप फोर्सेस शो कर रहे होंगे एफबीडी पे, तो आपसे मिस्टेक ना हो जाए। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक पॉइंट तक आ जाते हैं जहां आपके पास काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आप कैलकुलेशंस करके मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक सैम्पल प्रॉब्लम से समझते हैं कि हम इस फ्लो पॉइंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। A wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with the acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor? A part before floor yields and B part after floor yields. G is 10 and identify the action reaction pairs in the problem. एक वुडन ब्लॉक है 2 kg मास का और उसको हमने सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है, दैट इज देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर। An iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block. हमने अब ब्लॉक के ऊपर 25 kg मास का एक सिलेंडर रख दिया और हमने देखा कि जो फ्लोर है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने शुरू हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। हमें एक्शन निकालना है ब्लॉक पे, यानी फोर्स निकालनी है ब्लॉक पे बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर स्टार्टेड मूविंग। जी को 10 लेना है और हमें एक्शन रिएक्शन पेयर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। सो द ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन फ्लोर। इन फर्स्ट केस फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मली हमने बनाई, उसकी एक नीचे उसका वेट लग रहा हो 20 न्यूटन और उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा टेबल या सरफेस से, उसका ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसको हमने आर मान लिया। तो वी नो दैट दिस ब्लॉक वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसकी कोई नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होगी तो आर की वैल्यू भी 20 न्यूटन के बराबर होगी और आर वर्टिकली अपवर्ड होगा और डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड होगा 20 न्यूटन। सेकेंड केस में system block plus cylinder accelerate downwards with 0.1 meter per second square. The free body diagram of system shows two forces on system: the force of gravity due to earth 270 newton and the normal force r dash by the floor. Note the free body diagram of system does not show the internal forces between the block and cylinder. Applying the second law of motion, we have these equations. इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि हमने ब्लॉक और सिलेंडर को पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। सिस्टम यानी हमने इसको पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। ऐसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि ब्लॉक और सिलेंडर अलग अलग हैं। इसमें ब्लॉक और सिलेंडर के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स होगी, बट हमने उसको कंसिडर नहीं किया इस केस में, क्योंकि हमने इसको पूरा सिस्टम ले लिया। हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट होगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम जब हम ऑब्जर्व करें इसको, तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से 270 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगी होगी और नॉर्मल रिएक्शन आर डैश फ्लोर ने लगाया होगा इस पे। और इस केस में ये जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया इस पूरे सिस्टम पे, mg माइनस n इक्वल्स टू ma। अब नेगेटिव
साइन नॉर्मल रिएक्शन के साथ इसलिए आया क्योंकि जो एक्सेलरेशन है सिस्टम की वो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स mg, और कैपिटल M इज टोटल मास, दैट इज मास ऑफ सिलेंडर एंड द ब्लॉक. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी mg की 270 न्यूटन और n is r dash equals to 27 into 0.1. 0.1 is acceleration of the system. तो r dash की वैल्यू 267.3 न्यूटन आ गई हमें सॉल्व करके. और ये जो r dash है ये इस पूरे सिस्टम पे सरफेस लगा रहा है. By third law, we know that the action of system on floor is equal to 267.3 degree Newton vertically downward. अब पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रही थी ऊपर को फ्लोर के कारण वो 267.3 डिग्री थी इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो मतलब जो पूरा सिस्टम है वो फ्लोर पे नीचे को एक फोर्स लगा रहा होगा 267.3 न्यूटन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक्शन रिएक्शन पेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर फर्स्ट कंडीशन जब वो सिर्फ ब्लॉक पड़ा होता सरफेस पे, कोई मोशन नहीं था, फर्स्ट एक्शन रिएक्शन पेयर था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लॉक बाय अर्थ. अब जो ब्लॉक था उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी अर्थ के कारण, और अगर हम इसको एक्शन मान ले तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय ब्लॉक भी जो लग रही होगी वो रिएक्शन होगी और ये 20 न्यूटन के बराबर होगा. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगा रही है ब्लॉक पे ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन पेयर होगा. सेकेंड एक्शन रिएक्शन पेयर है द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक. रिएक्शन है जो नॉर्मल रिएक्शन था हम जिसको हम पीछे आर बोल रहे थे, वो बेसिकली है फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय फ्लोर. ये रिएक्शन है और उसका एक एक्शन भी होगा जो कि ब्लॉक फोर्स पे फ्लोर पे एक्सर्ट कर रहा होगा. फॉर केस बी, जब वो सरफेस नीचे को मूव करने शुरू हो गया था हमने सिलेंडर रखने के बाद, फर्स्ट एक्शन रिएक्शन पेयर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सिस्टम बाय अर्थ. पूरा सिस्टम पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी 270 न्यूटन की जो अर्थ लगा रही होगी, उसको अगर हम एक्शन मान ले तो अर्थ पे भी एक फोर्स लग रही होगी सिस्टम से और उसकी वैल्यू 270 न्यूटन होगी और वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी. और ये बेसिकली अर्थ पे लग रही होगी ये फोर्स सिस्टम के कारण. हमें अर्थ में कोई विजिबल चेंज इसलिए नहीं दिखता इस फोर्स के कारण क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है. अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन अर्थ की नेग्लिजिबल हो जाएगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. सेकेंड एक्शन रिएक्शन पेयर है द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम. जो सिस्टम है वो फ्लोर पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और ये फोर्स एक्शन अगर हम मान लें तो रिएक्शन क्या होगा, जो हमने आर डैश देखा था वो इस केस में रिएक्शन होगा. मतलब जो फ्लोर उस सिस्टम पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो रिएक्शन है और जो सिस्टम फ्लोर पे एक्ट कर रहा है वो एक्शन है. हम एक्शन रिएक्शन पेयर्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. मतलब अगर पहला एक्शन है दूसरा रिएक्शन है, अगर पहला रिएक्शन है दूसरा एक्शन है. देयर इज नो टाइट रूल की एक्शन फर्स्ट वाला होना चाहिए, रिएक्शन सेकंड वाला होना चाहिए. कोई भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है. In addition, for B, the force on the block by cylinder and the force on cylinder by block also constitute an action-reaction pair. अब जो इंटरनल फोर्स थे बिटवीन ब्लॉक एंड सिलेंडर वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर कॉन्स्टिट्यूट करती है. मतलब जो ब्लॉक है वो सिलेंडर पे फोर्स लगा रहा होगा और सिलेंडर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम करेंगे. सो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर्स. थर्ड केस में, सेकंड केस में ये तीन एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनते हैं, दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, जो कि कैंसिल आउट हो जाते हैं सिस्टम में ही. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.